तो बेटा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि ये सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस √3 की जगह नंबर केवल चेंज होंगे, मेथड नहीं। √3, √5, √7, ठीक है, √11 कुछ भी कर सकते हैं। कल को √a आ जाए तो भी आपको कुछ घबराना नहीं, कुछ भी हो सकता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और हम क्या मानेंगे इसको उल्टा। हमने क्या माना कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब रेशनल, √3 रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो? P/Q के फॉर्म में। और बताना पड़ेगा आपको कि जहाँ P, Q क्या है। P, Q आर पॉजिटिव इंटीजर, क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। साथ में बताएंगे Q0 = 0, ठीक है। P, Q का 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, यानी कॉमन फैक्टर मिलेगा 1, इसके अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर कहीं गलती से इसका कोई फैक्टर आ जाए तो जो हमने माना, हम जो कह रहे हैं मेरी बात गलत हो जाएगी। और हमने माना परिमेय और वो क्या बन जाएगा? अपरिमेय, ठीक है। अब इसको फिर से नोट करेंगे बेटा। √3 = P/Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा √3 का स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा P² में Q², इसकी स्क्वायर को इधर भेज देंगे बेटा। तो यहाँ आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, Q² = P², यानी P² की वैल्यू आ जाएगी Q² में 3। और यही बता देंगे कि P² डिविजिबल बाई 3, P² 3 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? P और 3 में रिलेशन लेट कर लेंगे। माना P = 3R, R पर रिलेशन हमने शो करा, अपनी तरफ से रिलेशन शो करा है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग को साइड पे करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दिख रहा है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग जब करेंगे तो यहाँ आएगा P, तो बेटा यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ P = 3R²। P = 3R था, स्क्वायरिंग को सही कर दी। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा P², इधर आ जाएगा 9R²। तो R² की वैल्यू आ जाएगी P²/9। और P² की वैल्यू हमें मालूम थी बेटा, ये मालूम थी हमें P² की वैल्यू कितनी मालूम थी। तो यहाँ हमने कर दिया 3Q²/9, 3 बन जाते, 3 से 9, क्या बन गया? Q²/3। फिर वही बातें बताई गई, Q² डिविजिबल है 3 से, Q² 3 से विभाज्य है, किससे? 3 से डिविजिबल है। Q² 3 डिविजिबल है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। जो आप बताएंगे P, Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। आपको क्या मिल गया? कॉमन फैक्टर मिल गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर मिल गया आपको। कितना मिल गया? 3 है, ठीक है। और विरोधाभास बता देंगे। विरोधाभास भाव क्या उत्पन्न हुआ कि हमारी कल्पना असत्य हुई। हमारी कल्पना असत्य हुई। हमारी कल्पना क्या थी बेटा? हमारी कल्पना ये थी, कल्पना मतलब जो हमने माना था √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया? √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बताएंगे आपको बेटा, इसी टाइप का एक और है, जैसे होता है 2 + 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वो कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। फिर आपको वही करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। माना हमने क्या माना कि 2 + 5√2, 3 कर देता हूँ 5√3, कुछ भी हो सकता है बेटा, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो अभी हमने कहा कि रेशनल नंबर है तो उसके और भी अपन क्यों ले सकते हैं। तो यहाँ इसको भी हमने लिख दिया बेटा 2 + 5√3 = P/Q। ठीक है, और साथ में बता देंगे P, Q धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, और Q ≠ 0, ये सब में चलता है बेटा। अब 2 को 18 से ट्रांसफर कर देना तो आपका ये बचेगा 5√3 = P/Q - 2/1 मान लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया Q बेटा, तो यहाँ बनेगा P - 2 और 5 को भी अपन भेजेंगे तो क्या आ जाएगा √3 = P - 2Q/Q। अब आपको बस 3 लाइनें लिखनी, क्या लाइनों में लिखना था वो मैं इस क्वेश्चन को रिमूव करने चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बस इसके बाद आपको 3 लाइनें लिखनी बेटा। वो क्या लिखनी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। क्या एक रेशनल नंबर है बेटा, परिमेय संख्या है। और √3 असल को हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी विरोधाभास शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग 2 + 5√3, 2 + 5√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, बस नहीं बताइए। आपके पास अगर ये निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, इनकी पहचान बनाओ। जब प्लस या माइनस लग गया तो ये तरीका लगाना है, और जहाँ केवल नंबर दे दें आपको तो आपको ये तरीका लगाना है। आपके रेशनल नंबर प्रूव करने के 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई एक बेटा ये आपका 100% लग जाना है। अगर पेपर में चैप्टर से क्वेश्चन मिला तो 100% ये क्वेश्चन आपका मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये अपना नया क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, एक ग्राफ बन के आता है बेटा, MCQ में जाता है अक्सर। क्या होता है, एक ग्राफ ऐसे बन गया आपके पास, और आपको देखना क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। अगर एक्स को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ग्राफ लिख देंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने पॉइंट पर, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए क्या बताएंगे, इसलिए शून्य बराबर 4। और अगर ये बन के मिल जाए बेटा आपको, अब पूछे आप कितने शून्य है अपने, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2। तो इसको शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। लैंग्वेज ऐसे कि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर छेद कर रहा है, इसलिए शून्य बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर जीरोस कितने आ गए, 2 हो गए। अगर आपका ग्राफ ऐसे बन जाए बेटा, आपका ऐसे बन जाए, अब ग्राफ एक्स वाले को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा, वाई को कट कर रहा है। हमें क्या देखना, एक्स को, एक्स को नहीं कट रहा है, इसका मतलब कोई शून्य नहीं होगा। तो ऐसे MCQ को हम लोग कह देंगे शून्य 0 है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ऐसा बन रहा हो तो आप क्या कहेंगे, शून्य कितने होंगे बेटा, अब शून्य कितने होंगे, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। अब इसके शून्य कितने होंगे, तो यहाँ पर शून्य मिलेगा आपको 1। ठीक है,
अब क्या करना है बेटा, इसके क्या करने हैं, आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स को ही शून्य कहते हैं बेटा। तो आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई है, यानी इसका फैक्टर अगर आप कर दें तो शून्य फाइंड हो जाएगा। अब 12 कैसे फैक्टर कर दो, जिनका इंटू करें कितना आ जाए 12, और ऐड करने में कितना आ जाए 7। ऐड करना कौन बोल रहा है, ये साइन बोल रहा है कि ऐड करने में इतना आना चाहिए। तो आपने क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में 4 प्लस 3 प्लस 12। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन ले लिया गया, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया गया, x प्लस 4। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3। बात समझानी बेटा। अब यहीं पर कहेंगे इफ या यदि करके लिख देंगे, यदि ऐसा हो जाए कि x प्लस 4 किसके इक्वल है 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -4। और यदि ऐसा हो जाए कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। इसका मतलब शून्य कितना आ गया अपने पास, अपने जीरोस कितने आ गए -4 -3। अब आपको फॉर्मूला लगाना है शून्य का। अगर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है रिलेशन वेरीफाई करिए, तो आपको क्या करना है बेटा, रिलेशन वेरीफाई में आपको क्या करना है, शून्य का योगफल गुणनफल का कह रहा है रिलेशन वेरीफाई करो। जब कब करोगे बेटा, जब आपसे वर्ड ये कहे सत्यता परीक्षण कीजिए। अगर आपको टेस्ट करने के लिए कह रहा है कि इसको टेस्ट करिए, वेरीफाई करिए, ठीक है, तब आप करोगे, तब ये लगाओगे शून्य का योगफल इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। तो आपको क्या करना, जो आपके शून्य है बेटा उनका क्या लिखना है, योगफल, योगफल सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर -4 प्लस -3 इनका सम करना है, इक्वल में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 7, और x स्क्वायर क्या कोई नंबर देख रहे हैं, हम मानना चाहो तो 1 मान सकते हो, तो यहाँ 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही बेटा। और एक अपने पास है -7 इक्वल टू -7 वेरीफाई, और वेरीफाई मतलब क्या है, दोनों तरफ इक्वल है। अब एक आप लगा सकते हो शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, जहां पर क्या होता है अचर पद, अचर पद कांस्टेंट टर्म को कहते हैं बेटा, अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आपके जो शून्य आएंगे हैं जीरोस, इनका मल्टीप्लाई करा दो 4 इंटू -3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना था, कांस्टेंट टर्म आपका 12 था, इसकी वैल्यू 1, 12 इज इक्वल टू 12। वेरीफाई आंसर पे यही आ चुका बेटा। वेरीफाई अगर करने कहे तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरी बात इसी चैप्टर में, जहां पर बेटा आपको शून्य का योगफल दिया होता है, जैसे कि मैंने कहा 4, और शून्य का गुणनफल दिया है, शून्य का गुणनफल दे रखा है 1/4, और आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद बनाइए, द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में होता है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहा बेटा माइनस एक्स, शून्य का योगफल कितना था 4, और प्लस शून्य का गुणनफल कितना 1/4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/4। ये हमारा फार्मूला था बेटा, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब तीसरी बात आती है, जहां पर आपको ऐसे कह दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एक्स प्लस 5 का एक शून्य -1 है, ऐसे कुछ भी कह सकता है, एक शून्य -1 है। शून्य किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स को, यानी एक्स की वैल्यू कह रहा -1, आपको एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा -1 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू -1। तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर 1, और के का इंटू -1 में माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कितना होगा बेटा 6 माइनस के इक्वल 0। फाइंड हुई के की वैल्यू कितनी है 6। इस टाइप में जहां पर कहे शून्य के है और ऐसा करना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरी बात बेटा आपके पास क्या आती है,
कि क्वेश्चन आपको इसे मिला जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य यानी जीरोज m कामा n है, यानी जो जीरोज हम निकालते हैं पहले से मालूम हमको, ठीक है। तो हमें ये फार्मूले अप्लाई करने हैं, हमें ये जो काम करना था बेटा ये वाला काम मेरा पहले से हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शून्य का योगफल लगा देना आपको, बराबर क्या था माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x शून्य का योगफल कितना है, शून्य किए थे आपके एम एन, तो यहाँ करते एम प्लस एन, और माइनस एक्स का गुणांक कितना 5 और एक्स स्क्वायर का 1, यानी कुल मिला के आपका आंसर है -5। ऐसे ही निकाल सकते हो बेटा शून्य का गुणनफल अचर पर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य के गुणन, शून्य क्या था आपके एम और एन, तो इनका गुणनफल आया एम एन, और अचर पद क्या, अचर पद 6 है, इसका गुणांक 1 यानी 6 आ गया। अब यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे अगर ऐसे पूछा गया कि m अपॉन n प्लस n अपॉन m की वैल्यू फाइंड करो, तो ऐसे हम क्या कर देंगे लोग mn बेटा, इसका इंटू कर देंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है बेटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में mn पहले से चल रहा था बेटा, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी थी 5, -5 का स्क्वायर माइनस 2 mn की वैल्यू 6 अपॉन में 6 ही आ गया, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 अपॉन में 6 आ गया 13 अपॉन में 6। ये बात सुनिए बेटा, इसी टाइप में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपसे कहा गया एम स्क्वायर, वो सॉल्व हो गया बेटा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn बता देते हैं। आपसे कहा जाता है कि 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n, तो इसका एलसीएम mn करते हुए बेटा m प्लस n के फॉर्म में लेते हैं। हमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है, तभी हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। जब ऊपर m प्लस n आ गया तो m प्लस n की वैल्यू m इंटू n नीचे है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते रहना बेटा। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा अब ये अपने पास रैखिक फॉर्मूला के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताना है। तो जैसे कि पहली कंडीशन है कि अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो समीकरण का अधिक हल होगा, यानी निकाय का संगत हल, यानी कंटिन्यूअस सॉल्यूशन है। और ये क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, और अनंत हल होंगे। और यहाँ पर कोई हल नहीं बेटा, क्या है आपके पास कि क्वेश्चंस का कोई सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यानी नॉन कंजिस्ट है, ठीक है। तो वहां पर आपको अगर कंजिस्टेंटनेस, दो कंडीशन है आपकी संकर की, यानी कंजिस्ट की और एक नॉन कंजिस्ट की है, तो आपको ध्यान रखना कि करना क्या है, कैसे करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, करने के ढंग में आपको मालूम भी होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 6x प्लस 5y और 4 को इक्वल के इधर उठाना है, -4 इक्वल टू 0, और इसकी कंपेयरिंग कराएंगे रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने जा रहे हैं, तुलना करने पर जब कंपेयरिंग करेंगे तो आपको a1 b1 c1 मिल जाएगा। a1 कितना मिलने जा रहा है 6, b1 कितना मिलने जा रहा है, b1 किसे y के गुणांक को कह रहे हैं, तो y गुणांक 5 है, x गुणांक 6 है, और कांस्टेंट टर्म जो है c1 वो -4 है। दूसरी इक्वेशन उतारिए अपने 12x प्लस py इज इक्वल टू -8, तो यहाँ पर आया 12x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी भी कंपेयरिंग करा दी गई, रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग से कर देंगे। अब कंपेयरिंग करने क्या मिलेगा आपको, x का ऑप्शन 12 है और यहाँ का ऑप्शन a2 है, तो a2 की वैल्यू मिल गई 12, b2 की वैल्यू मिल गई आपको कितना बेटा p, और c2 की वैल्यू कितनी मिल गई 8। करा कोई हल नहीं है, करा कोई हल नहीं है, तो p का मान ज्ञात करो, तो कोई हल नहीं की कंडीशन ये है, यहाँ पर लिख देना कि चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं
है। तो कंडीशन क्या लगानी है आपको, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2, A1 कितना था बड़ा अपने पास, A1 6, A2 12, तो यहाँ गया 6/12 इक्वल टू B1/B2, B1 5 है और B2 कितना P है, 6 बन गया 6, 1/2 इज इक्वल टू 5/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आपको पी ना दिया हो, नंबर ही सारे दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, पी की कोई वैल्यू थी तो आपको चेक करने कहता वो कैसे है, तो वहां पर टुकड़ों में निकालते बेटा, ऐसे निकालते हैं, पहले A1/A2 निकाल के देखते हैं। जैसे मेरा A1/A2 क्या 6/12 आया, 1 बाई कितना हो गया 2। ऐसे फिर P1/B2 निकालते हैं, C1/C2। जब तीनों निकाल लेते तब आपको मालूम हो जाता कि क्या दोनों इक्वल आए, इक्वल आए तो अधिक तो है, तीनों इक्वल आ गए तो दिखाए समांतर अनंत है, और कोई नहीं होगा तो ये कर देंगे। असंगत होगा, ये संगत है, ये संगत है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, पूछ रहे हैं कि संगत है कि असंगत है बेटा, जो एक सोल्यूशन होगा इसका, कंजिस्ट है या नॉन कंजिस्ट है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा 3x + 2y, और जो इक्वल में लिखा होता है उसको तुरंत ट्रांसफर कर लो इस तरफ, और अपनी कंपेयरिंग करा दो, रेखा A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, जब इससे कंपेयरिंग करेंगे बेटा हम लोग, तो हमें मिल जाएगा A1 कितना मिल जाएगा 3, B1 कितना मिल जाएगा 2, और C1 कितना मिल जाएगा -5। ऐसे दूसरी लाइन ले लेंगे हम लोग, दूसरी लाइन कौन सी, ये वाली बेटा, 2x - 3y = 7 था, 7 को ट्रांसफर कर लेंगे, 2x - 3y - 7 = 0। अब इसकी कंपेयरिंग करा देंगे, रेखा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने और यानी कंपेयरिंग कर दी थी वो साइड। तो यहाँ पर A2 कितना मिल गया बेटा आपको, A2 मिल गया 2, B2 मिल गया -3, और C2 मिल गया -7। अगर माइनस साइन है साइन लेना पड़ेगा आपको। अब आप आराम से ऐसे करके देखो, पहले A1/A2 कितना आया, A1 कितना था, A1 3, और A2 कितना था, फिर आप B1/B2 निकाल के देखो, B1 कितना था, B1 2, और B2 -3, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यही दोनों बराबर, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम C1/C2 भी निकालते, यही दोनों नहीं आए बेटा, तो हमारी कंडीशन सी वाली आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, ये बता देंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए जो समीकरण का हल होगा, इक्वेशन है कंजिस्ट, समीकरण हल हल क्या होगा, संगत होगा, यानी कंजिस्ट कंडीशन शो कर रहा है, संगत होगा, कंजिस्ट कंडीशन हो सकता नहीं। तो बेटा ये अपना एक नया क्वेश्चन आया, जैसे कहीं लिखा हो 2x² + 3x + 7 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण आ गया। अभी पॉलिनॉमियल से इससे पहले जो लीनियर आया, लीनियर अब आ गए क्वाड्रेटिक्स। यहाँ पर क्या करना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से तुलना करनी। सबसे पहला काम क्या करना है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग करने जा रहे किससे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे या तो उसने डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, या नेचर ऑफ रूट्स पूछे हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, या हमसे पूछा कि मूल ज्ञात करो इस सूत्र द्वारा। तीन बातें हो सकती हैं यहाँ पर, आपसे कौन कौन सी बातें बेटा, या तो आपसे कहेगा कि इसका विविधकर फाइंड करो, या वो आपसे कहेगा मूलों की प्रकृति बताओ, ठीक है, और यह कहेगा मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करो, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करो। तीन बातें आपसे कह सकता है, विस्तार ज्ञात करने के लिए मूलों की प्रकृति, या जो उसके रूट्स हैं वो बाई फार्मूला करना है। तो ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगी, और इसमें क्या करना है, आपको कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग करके ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद आगे। तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी 2, x² है, और B की वैल्यू आ गई 3, C की वैल्यू आ गई 7, और डिस्क्रीमेंट यानी विविधकर का फार्मूला लगा दिया गया, विविधकर D बराबर B² - 4AC, D ऐसे लगा 3 का स्क्वायर - 4, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 7,
9 माइनस 4 यहाँ से 56 हो गए 7, वो भी नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगर विविध कर पूछना तो इतना ही करना है। और अगर मूलों की प्रकृति पूछी गई है तो आपको देखना पड़ेगा कि डी की वैल्यू जो आई है वो लेस देन 0 आई है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, और अगर नोट्स करके अलग से नोट करना चाहो तो नोट कर लो। जब आपसे मूलों की प्रकृति पूछा जाए कि रूट्स कैसे होंगे, अगर केवल विविधता पूछा यहीं तक रखना है और रूट्स पूछे तो ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको ये पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका डी की वैल्यू ग्रेटर आई यानी कोई पॉजिटिव नंबर आया तो हमें क्या लिखना, मूल वास्तविक कामा परिमेय होंगे। कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। ठीक है, और अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 आई यानी 0 से छोटे निगेटिव नंबर आया तो मूल कैसे होंगे आपके, तो मूल होंगे उसमें काल्पनिक कामा अपरिमेय होंगे। और गलती से अगर टी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई तो मूल वास्तविक कामा समान होंगे। ठीक है, जैसे मेरी निगेटिव आई थी तो मैंने निगेटिव वाली कंडीशन बताई कि मूल काल्पनिक और अपरिमेय है। इस टाइप में आपसे जो पूछा जाए बेटा वो कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है बेटा, जैसे कहीं बार मूलों का योगफल दिया, क्या दिया हो, मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स दिया हो, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं बेटा, और वो आपको दिया 7। और आपसे कहा गया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जिसे हम अल्फा इंटू बीटा के नाम से लिखते हैं इक्वल टू 12 है। और कहा गया द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी अपने पास 7 बेटा, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 12। ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब अपने पास क्या बचा बेटा, अब अपने पास यहाँ इसी चैप्टर बच रहा है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे देना आपको एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और कहना है हमने कि मूल क्या है, इसके बराबर है, रूट्स आर इक्वल, मूल क्या है, बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर भी आपको पहले कंपेयरिंग ही करानी पड़ेगी, इससे द्विघात समीकरण क्या था अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू माइनस के, और सी की वैल्यू 4। अब यहाँ पर विविध कर का फार्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया गया, विविध कर का फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू नहीं मालूम बेटा, बी की वैल्यू मालूम हो, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक वैल्यू 1 सी वैल्यू, तो आ गया आपका के स्क्वायर माइनस 16। फिर आपको कंडीशन बताओ कि चूंकि मूल समान है या मूल बराबर है जो कह रहे हो, तो वहां पर क्या करते हैं बेटा हम लोग, के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू 16, के की वैल्यू आ गई रूट में 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। इस टाइम में की वैल्यू फाइंड हो गई बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं बेटा अपने पास, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है। आजकल मॉडर्न टाइम में पी क्यू कह देते, कभी एम एन कह देते, कुछ भी कह सकते हैं। तरीके पर आइए, अल्फा बीटा की जगह एम एन कहते, पी क्यू कहते, तो करने का तरीका नहीं बदलेगा, आपका तरीका वही रहेगा बेटा। तो यहाँ पर क्या करना, आपको डायरेक्टली फार्मूला लगाना, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
तो माइनस ये बेटा आपका ए होता है यहाँ पर ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी और ये सी, तो माइनस बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, यानी फाइनली आंसर -2। और फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी आपका 3 है, ए की वैल्यू 1 है, यानी फाइनल आंसर दिया गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -2 3, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इसी टाइम में आप ये नोट्स कर लीजिए अपना कि अगर आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अगर ये पूछा जाए तो वैल्यू हमें मालूम बेटा हम रख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा वैल्यू फाइंड करो, तो भी एलसीएम आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या था बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। जब आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तभी आपको सोल्यूशन दे पाएंगे, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज का है। ऐसे नॉर्मल एमसीक्यू जब आएगा तो हमसे क्या पूछेगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद को हम ए कहते हैं बेटा। प्रथम पद आपको दिख रहा कितना है 2 का मतलब। कभी कभी आपसे समांतर पूछ लेता है, तो आपने कह दिया कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस जो है डी की वैल्यू T2 से T1 पर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो आपका 2 आ गया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात जब हम लोग करेंगे बेटा, तो हम लोग के पास ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे हमें मिला 3 7 11 डेट का 15वां पद कितना करा 15 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है बेटा आपके पास 3, डिफरेंस कितना है 7 - 3 यानी 4 का, और कौन सा टर्म फाइंड करना है 15 टर्म, तो n की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करा nवां पद का फार्मूला लगा दिया, nवां पद Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Tn देगा 15, a की वैल्यू 3 प्लस 15 - 1 ब्रैकेट क्लोज, d की वैल्यू 4, 14 इंटू 4 56 प्लस 3 59। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे आपको मिलता है 3 7 11, ठीक है, या एक नया क्वेश्चन देता हूँ 2 4 6 204 का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए, अंत से पांचवा पद ज्ञात करना है। तो वहां पर आपको फर्स्ट टर्म कितना मालूम 2 बेटा, और लास्ट टर्म कितना मालूम है 204, और कौन सा फाइंड करना है फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो ये फार्मूला होता है अपने पास, अंत से आरवां पद TR इज इक्वल टू L माइनस ब्रैकेट में R - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म अपने पास 204 माइनस R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 5 -1, और D कितना बेटा, D डिफरेंस होता है 6 - 4 2, या 4 - 2 2, तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो 204 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 2 8, 204 माइनस 8 196। क्लियर हो गया। और जैसे आपसे कहा गया 1 से 100 के बीच विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ये पता करिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती है बेटा, और नंबर कौन से होते हैं, जो वो नंबर जो 2 की टेबल से नहीं करते हैं, या कहते हैं जिनके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होता है 1 3 5 7 9 आता है। तो आपका 1 के बाद पहला मिला 3, 3 के बाद कौन मिला बेटा 5, फिर 7, 10 कहाँ तक जाएंगे 99 तक। अब यहाँ SN का जो फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसे SN कहते हैं बेटा। SN का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लग जाए। तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, यहाँ फर्स्ट टर्म मालूम है 3 है, लास्ट टर्म क्या मालूम है 99 है। प्रॉब्लम किसकी, केवल n की है, और n हमें कौन देगा Tn। ठीक है, अगर हम ये फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं nवां पद
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन हमें मालूम है, टी एन ही लास्ट टर्म होता है बेटा, तो टी एन की वैल्यू है 99, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, और डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस भी आपका 5 माइनस 3 2 का आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इसको इधर भी तो 99 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन 2, तो गया 96 अपॉन में 2, तो 2 4 जाए 2 8 जा, और 1 को इधर भेज देंगे तो एन आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 49, तो यहाँ पर यही रखना है बेटा आपको 49 अपॉन में 2, और ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 99, तो 49 अपॉन 2 इंटू 102 अपॉन में 2 2 5 जा 10 2 जा, तो 49 इंटू 51 का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आंसर आ जाए फाइनल आंसर हो गया। तरीका सा है यार, क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना, हमें क्वेश्चन के तरीके देखने, कौन क्वेश्चन किस टाइप का हो रहा है। अगर आपसे पूछते इसमें कितने टर्म हैं तो ये कर देते, कभी कभी पूछता है ये इसका टर्म है कि नहीं है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन और दिया है, ठीक है, क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ कि 3 5 7 डैश का 78 कौन सा पद है, पूछ रहा विच टर्म है, विच टर्म ऑफ एपी 78 कौन सा टर्म का 78 है। यहाँ पर भी क्या करा हमने, फर्स्ट टर्म निकाल लिया 3, डिफरेंस निकाल लिया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और वो पूछा कौन सा टर्म, हमने मान लिया बेटा कि माना जो है एनवा पद, यानी एन टर्म 78 है, एनवा पद कितना उसका 78 है। अब टीएन का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, एनवा पद टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में टी, और टी एन की वैल्यू है 78, ए की वैल्यू 3 और एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी थी 2। अब 3 को अगर हम इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है एन माइनस वन अपॉन इंटू 2, और अगर हम लोग 75 के अपॉन में 2 को ले जाएंगे बेटा, तो यहाँ बचेंगे एन माइनस वन, 2 3 जा 6 2 7 जाओ 2 5, तो इक्वल टू एन माइनस वन 37.5 प्लस 1 यानी 38.5। जैसे ही पॉइंट में आपका आंसर आएगा तो आप कह देंगे कोई पद नहीं, अगर कोई पॉइंट में नंबर नहीं आता है तो आप क्या कहते हो कि कोई टर्म है, तो आप कह दोगे अतः 78 श्रेणी का कोई पद नहीं है, श्रेणी का कोई पद नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जैसे आपको वो अकाउंट्स वाले हैं, जैसे मैंने किसी अकाउंट में मैंने खाता खोला बेटा, ठीक है, हमने फर्स्ट वीक में 20 रुपए जमा करे, तो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई ना का, फिर मैं कर रहा हूँ वीकली, हर सप्ताह मैं क्या कर रहा हूँ, या हर मंथ क्या कर रहा हूँ, मैं 10 रुपए बढ़ा रहा हूँ या 5 रुपए बढ़ा रहा हूँ, सपोज 5 रुपए बढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर मंथ जाऊंगा 5 रुपए क्या बढ़ा दूंगा। फर्स्ट टर्म मेरा मिल गया, मैंने 20 रुपए इसमें अकाउंट खोला, और हर वीक जाके या हर मंथ जैसा क्वेश्चन चाहे वो इतना ऐड करना जाएगा, ठीक है, जो हर मंथ या हर वीक ऐड करें वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, डी हो गया। अब इसके बाद वो पूछेगा आपसे कि कब उसके खाते में 40 रुपए हो जाएंगे, तो टीएन दे रखा है लास्ट टर्म, तो यहाँ पर आपने अगर टीएन का फार्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट टी, तो आपके पास टी एन की वैल्यू 40 है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 20, एन की वैल्यू कितनी मालूम नहीं, टी की वैल्यू 5 है, तो आपने क्या करा 20 को ऐसे रखना, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करा 5n माइनस 5, ये 5 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 15 प्लस 5n, 40 था 15 को उधर लाएंगे, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 5n, यानी 25 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू 25 अपॉन में 5 यानी 5 आएगी, यानी 5वें सप्ताह में या 5वें महीने में उसके अकाउंट में कितने रुपीस हो जाएंगे 40 हो जाएंगे बेटा, ठीक है, बात सुना रही है। ये फार्मूला, और आप ध्यान रखें जहां पर 3 टर्म दिए जाते हैं ए बी सी आर इन ए बी, 3 पद दिए समांतर श्रेणी में, जैसे आपको याद था क्या 3k माइनस 1 कामा 4k और 2k प्लस 4 समांतर श्रेणी में है, तो क्या करना बीच वाले पद का दुगना बाकी दोनों के योग के बराबर, तो बीच में क्या है 4k, 2 इंटू 4k इक्वल टू 3k माइनस 1
प्लस 2k प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना बेटा 8k इक्वल टू, यहाँ पर 3k और 2k कितने 5k हो गए, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3k इक्वल टू आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। जब ऐसे क्वेश्चंस मिले 3 टर्म दिए बेटा, कोई 3 टर्म दिए कहें एपी में है तो इसी टाइम में सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को अच्छे से बेटा, मैं तरीके बता रहा हूँ, और जितना बेटर कर सकते हो उतना बेटर करने की कोशिश करिए। मार्क्स उठने चाहिए, मार्क्स दबने नहीं चाहिए, ठीक है।